लास्ट वीडियो में मैंने आपको वर्क डन का फॉर्मूला बता दिया था। ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। समझ पा रहे हैं? यहाँ पर मान लीजिए इफ, पहले हम वर्क डन की यूनिट बता दें। इन ऐसे ही सिस्टम वर्क डन की यूनिट क्या होगी? तो आप जानते हैं फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होगी, मीटर। तो जो वर्क डन की यूनिट होगी ऐसे सिस्टम में क्या होगी, न्यूटन मीटर। कैसी क्वांटिटी है ये? तो आप ध्यान रखेंगे जो वर्क डन होता है दिस इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, वर्क डन में कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसका सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड ही होता है। इसी से कैसी क्वांटिटी माना जाएगा, स्केलर। क्या मैंने, अगर आप कुछ भी कहें कि मैंने वर्क डन कर दिया इस डायरेक्शन में, वर्क डन कर दिया नॉर्थ डायरेक्शन में, वर्क डन कर दिया एक्स डायरेक्शन में, सारी स्टेटमेंट कैसे हैं आपके मीनिंगलेस हैं। इसी वजह से वर्क डन क्या है, दिस स्केलर क्वांटिटी। नीचे लिखिए, इन ऐसा ही सिस्टम the unit of work is न्यूटन मीटर, इसी को बोलते हैं जूल। ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने सबसे पहले वर्ड को डिफाइन किया था, उन्हीं के नाम पर ये यूनिट रखी गई। जैसे आपने कहा न्यूटन जो होती है एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए। तो आप वैसे देखें तो ये फोर्स की यूनिट क्या होती है, मास की होती है केजी, और एस क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स की यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन हम इसी को क्या बोलते हैं, न्यूटन। क्यों? क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने डिफाइन किया था उसे थोड़ा सा रेस्पेक्ट देते हम, तो उसके नाम पे क्या न्यूटन रखी जाती है, इससे वो हमेशा के लिए लोगों को याद रहे कि ये फोर्स किसने दिया था। ओके, इसी तरह से न्यूटन मीटर को नाम जो दिया जाता है क्या, आपका जूल। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, वर्ड को डिफाइन किया था। ओके, और ये भी लिखिए, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगी, सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड। आप कहेंगे फोर्स वेक्टर होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, तो ये स्केलर कैसे हो गया? अब ये आप लोग 11th क्लास में ये चीज़ आप पता कर पाएंगे। एक्चुअली में क्या होता है, ये फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और ये दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है। और दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब ये लाइन शायद आप सेम ना आई हो, आप इसे 11th में सीख लीजिएगा। तो बटन कैसी क्वांटिटी होता है आपका, स्केलर। ओके, सपोज फोर्स आपका 1 न्यूटन है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपका 1 मीटर है। तो बताइए बर्डन कितना होगा? तो 1 इंटू 1 कितना आपका, 1 जूल। तो आप से फील करिए कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं और वो ऑब्जेक्ट 1 मीटर चलता है, तो हम क्या कहेंगे, उस पर कितना वर्डन हुआ है? तो उस पर जो वर्डन होगा आपका क्या, 1 जूल का। ठीक है, तो इसे आप अपनी तरफ से थ्योरी में भी लिख सकते हैं। इफ द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट इज 1 न्यूटन एंड द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज 1 मीटर, देन द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट विल बी 1 जूल। ठीक है, तो आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, अगर आप साइड बुक देखें तो उसमें एक हेडिंग और लिखी हुई है, बर्डन बाय दी ऑब्लिकली फोर्स। ठीक है, तो मैं उसे यहीं मेंशन कर देता हूँ। अभी जो मैंने आपको बर्डन बताया था उसमें मैंने आपसे कहा था कि जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है उन दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम है कि नहीं? लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। अगर आपको ऐसी भी सिचुएशन मिलती है, जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स लगा के रखा हुआ है। तो अब फोर्स मान लीजिए ऐसे है, जैसे आपने देखा है बच्चे गाड़ी बना लेते हैं, फिर गाड़ी में रस्सी बांध के उसे ऐसे खींचते हैं। ठीक है, आप जो मैंने आपको बताया आपकी फेवरेट साइड बुक होती है, ये टॉपिक मैं आपको अब इस बुक से पढ़ा रहा हूँ। आप इस बुक में जाकर डायग्राम देख सकते हैं, या जो सूटकेस होता है उसे आप खींच के ले जाते हो तो इस तरह से ले जाते हैं,
तो आप फोर्स वैसे लगा रहे होते हैं ऊपर की तरफ, ये वो किधर चल रहा होता है, सामने की तरफ चल रहा होता है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक एंगल बनता है थीटा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या है कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक एंगल बनता है तो इसी को बोलते हैं वर्क डन बाय द ऑब्लिक फोर्स। ऑब्लिक फोर्स का मतलब ये एट एनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, नीचे लिखेंगे, इफ देयर इज अ एंगल between the force and the displacement of the object, then the work done by the force on the object कितना वर्क डन होगा, दिस इज एफ एस कॉस थीटा। देखिए मैंने आपको इसलिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स बता दिया था, मैंने आपसे पहले ही कहा था अगर आप ये फिक्स समझना चाहते हैं तो बिना मैथमेटिक्स के आप नहीं पढ़ सकते। तो आप जो मेरे पहले, और अगर आप ये टॉपिक डायरेक्ट पढ़ रहे हैं तो आप मेरे फर्स्ट और सेकंड वीडियो है मैथमेटिक्स के ऊपर, आप उन्हें पढ़िए। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में कॉस थीटा बताया था और मैंने आपको इसकी 90 तक वैल्यू भी बताई थी। ठीक है, अपने मेमोराइज करिएगा। अब जो वर्क डन होता है, जैसे मान लीजिए थीटा 0 हो गया, थीटा 0 कब होगा, ये अभी फोर्स ऐसे है तो थीटा है, अगर ऐसे हो जाएगा तो थीटा 90 हो जाएगा। अगर ऐसे आप इसे इस तरह से करेंगे तो थीटा कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब थीटा 0 तब होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसी होगी, सेम। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है तो थीटा 0 होगा, और थीटा 0 होगा तो वर्क डन भी कैसा होगा आपका, थीटा 0 होता है। तो आप टेबल में जाके देखेंगे cos 0 की मैंने आपको वैल्यू बताई थी, तो आप वहाँ जाके देखिएगा, मैंने आपसे कहा था cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये वही फॉर्मूला तो आ गया जो मैंने अभी आपको इससे पहले बताया था। तो इस वर्क डन को बोलते हैं पॉजिटिव वर्क डन, कि जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसी हो, सेम होता है, ऐसे वर्क डन को क्या बोला जाता है, पॉजिटिव वर्क डन। तो इसमें आप केस लिखेंगे, केस फर्स्ट, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, that is the force and the displacement has same direction. तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, दिस इज फोर्स डिस्प्लेसमेंट इनटू cos 0, और cos 0 कितना होता है वर्क डन, सॉरी cos 0 कितना होता है 1, तो कितना, दिस इज एफ एस। तो आप देख सकते हैं ये वर्क डन का वही फॉर्मूला आ गया जो मैंने अभी आपको बताया था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको लिखा था। तो वो इसलिए भी आना था क्योंकि वहाँ हमने पहले क्या मान लिया था कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों कैसे हैं, आपके सेम डायरेक्शन में हैं। ठीक है, आप तो स्क्रीन शॉट लीजिए। केस सेकंड लिखिए, केस सेकंड क्या है, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज force is perpendicular to displacement। अब देखिए थीटा 90 डिग्री कब होगा, थीटा 90 डिग्री तब होगा जब डिस्प्लेसमेंट तो उधर हो रहा हो और फोर्स किधर लग रहा हो, ऊपर। तो थीटा कितना बन जाएगा, 90 डिग्री का, है कि नहीं। तो आप देखिएगा टेबल जाकर देखिएगा, मैंने आपको वहाँ बताया था cos 90 कितना होता है, तो cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस सिचुएशन में वर्क डन कितना होगा, एफ एस cos 90, cos 90 होता है 0, तो कितना, दिस इज 0, तो वर्क डन भी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0। तो आप ध्यान रखेंगे उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो वर्क डन बाय द फोर्स होगा ऑन द ऑब्जेक्ट, दिस इज 0। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल जैसे अर्थ है, मैंने आपको बताया था अर्थ क्या करती है, अर्थ सन के राउंड में रिवॉल्व करती है।
है कि नहीं, और ये अर्थ है, वही सन के अराउंड में क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। तो मैंने आपसे कहा था सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए एक सेंटीमीटर फोर्स चाहिए, और वो सेंटीमीटर फोर्स से कौन से फोर्स से मिलता है, ग्रेविटी के फोर्स से। तो ग्रेविटी का फोर्स कितना लगता है, टूवर्ड द सेंटर, और इसका जो पाथ होता है कैसा, सर्कुलर, ठीक है। हालांकि अर्थ के लिए ये परफेक्ट सर्कुलर नहीं होता, तो मैं इसे सॉरी चेंज कर देता हूँ, अर्थ के लिए इलिप्टिकल होता है, मैंने आपको बता दिया था केप्लर्स के लॉ में। तो मान लीजिए ये अर्थ है और ये मून है, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। मून का अर्थ के अराउंड में जो पाथ होता है दिस इज एग्जैक्टली सर्कुलर। तो मून को भी मूव करने के लिए सर्कुलर पाथ में क्या चाहिए, एक फोर्स चाहिए, जैसे मैंने आपसे कहा था उसे सेंटीमीटर फोर्स बोलते हैं। तो वो भी क्या है, ग्रेविटी से फोर्स से मिलेगा। तो ग्रेविटी का फोर्स कितना लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर, और मून जा किधर रहा है, ऊपर की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ऊपर, तो कितना एंगल बना, 90 डिग्री। जब मून यहाँ पहुँचेगा तो फोर्स इधर की तरफ लगेगा, इधर चलेगा कितना, 90 डिग्री। तो आप देखेंगे हर सिचुएशन में एंगल कितना बनता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का 90 डिग्री। इसी बेस से वर्णन कितना होगा, 0। तो आप क्या लिखेंगे, तो वर्णन विल बी 0। तो आप ध्यान रखें जितने भी सर्कुलर मोशन होती हैं, जितनी भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है, उन सारी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वर्णन की वैल्यू हमेशा कितनी आती है, 0। इसके बाद लिखिए केस थर्ड, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। केस थर्ड क्या है, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। कि अगर थीटा पर कितना हो जाए 180 डिग्री, इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल है, डायरेक्शन कैसी, एकदम से अपोजिट। आप लोग मैथ में पढ़े होंगे कि ये इस तरह से जो एंगल बनता है ये कितना होता है आपका 180 डिग्री। तो हमारी ऑब्जेक्ट तो चल रहा है सामने की तरफ इधर, लेकिन फोर्स कितना लग रहा है उस पर, तो फोर्स लग रहा है पीछे। तो इस एंगल को कितना बोलेंगे आप, 180 डिग्री। तो क्या आएगा, तो वर्डिंग का फॉर्मूला क्या था, एफ एस कॉस 180 डिग्री, ठीक है। अब मैंने आपको कॉस 180 की वैल्यू नहीं बताई, तो आप इसे मेमोराइज करेंगे। तो कॉस 180 की वैल्यू होती है -1। तो इस वाले केस में वर्डन तो होगा, लेकिन वर्डन होगा कैसा आपका, नेगेटिव। तो आप ध्यान रखेंगे जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो तो वर्डन कैसा होगा आपका, नेगेटिव। आप कहेंगे ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल भी सुनिए। जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी है। मैंने आपसे कहा था अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी है तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। लेकिन चल तो रहा है कि नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट तो होगा। अब ये चल रहा है तो इस पर एक फोर्स मैंने लगा के रखा हुआ है। तो अगर मैंने अकेला फोर्स लगाया होता तो एफ इजकल टू एम ए से, अगर इस पर एक एफ अकेला फोर्स होता तो एफ इजकल टू एम ए से इसमें क्या होगा, एक एक्सीलरेशन, तो वेलोसिटी बढ़ती। लेकिन मैंने आपसे कह दिया वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, इसका अंदर एक फोर्स और होगा जो इस फोर्स के इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड अपोजिट होगा डायरेक्शन में, तो उस पर नेट फोर्स कितना बनेगा, 0। तभी तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल सकता है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना लगेगा, तो भी एग्जैक्टली कितना होगा, एफ। तभी तो ये बैलेंस फोर्स बनेंगे और इसकी वेलोसिटी कैसी हो पाएगी, कांस्टेंट। तो अब क्वेश्चन पूछता, बताइए ये ऑब्जेक्ट ऐसे चलता गया, यहाँ से यहाँ पहुँच के इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब पूछता, बताइए कि फ्रिक्शन के फोर्स ने कितना वर्डन किया। वर्डन बाय, मैंने आपसे कहा था वर्डन बाय द फोर्स होता है, तो फ्रिक्शन के फोर्स ने कितना वर्डन किया। तो फ्रिक्शन के फोर्स का अगर वर्डन देखना चाहते हैं तो क्या करेंगे आप उसके लिए, तो आप फ्रिक्शन का फोर्स लेंगे और डिस्प्लेसमेंट लेंगे। तो फ्रिक्शन का फोर्स कितना लग रहा है, पीछे। ये तो मैंने आपसे कहा था हमेशा मोशन का अपोजिट होता है। फ्रिक्शन का फोर्स पीछे है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, सामने। तो कितना एंगल बना, 180 डिग्री। समझ पा रहे हैं, 180 डिग्री का बनेगा, तो वर्डन कैसा आएगा आपका, नेगेटिव, ठीक है। तो जो वर्डन बाय द फ्रिक्शन होता है इज ऑलवेज नेगेटिव। क्यों, क्योंकि ये हमेशा ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट से कितना एंगल बनाता है, 180 डिग्री का, ठीक है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके गाइस, इस वीडियो में आपने जो पढ़ा है कि वर्डन बाय द ऑब्लिक फोर्स इज पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 फोर्स क्या होता है।
इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।